हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी जीके 35 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वर्णमाला से संबंधित सभी डाउट्स और सभी क्वेश्चनों का एक समूह। आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद आपका वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में वर्णमाला के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा लीजिएगा और चाहे किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिएगा। वर्णमाला से अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कभी गलत नहीं होगा, आप तुरंत उसको सही करेंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बस बने रहिए मेरे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णमाला किसको कहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पर्सन पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला बताइए किसे कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दिखाई देगा कि वर्णों के समूह को, तो हम क्या होता है कि जल्दबाजी में वर्णों के समूह पर ही निशान लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम बताएं आपको कि यदि का है और का के बाद हम गा ले आए तो यह वर्णमाला का व्यवस्थित समूह नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि का के बाद हमेशा ख आता है वर्णमाला में। तो व्यवस्थित समूह का मतलब यह है कि हर एक वर्ण आपका कर्मवार होना चाहिए, उसी को हम वर्णमाला कहेंगे। तभी हम समझ गए। आगे देखते हैं कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इतना समझ लीजिए बस। अब इन 52 वर्ण को हम समझेंगे कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपके 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। दोस्तों, कहीं कहीं 13 स्वर और 35 व्यंजन दिखाई देते हैं आपको, लेकिन आपको बस अपने माइंड सेट रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर एग्जाम में आता है तो आपको बस 11 स्वर और 33 व्यंजन ही याद रखना है बस, और इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं रखना। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जैसे अक्षत्रिय, त्रिशूल, अज्ञानी और श्रेष्ठ के 4 होते हैं। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे। नेक्स्ट 2 होते हैं आपके उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढ, जिसमें बिंदी होती है नीचे, वो वाले। फिर 2 होते हैं आपके अयोगवाह। अयोगवाह होते हैं आपके अंग और आ। अंग और आ जो होते हैं ये आपके अयोगवाह होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि वर्ण को अक्षर या ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कह देते हैं और ध्वनि भी कह देते हैं। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो आप बताओगे कि वर्ण या अक्षर होती है। अगर मौखिक इकाई पूछी जाए तो वे होती है आपकी ध्वनि। ध्वनि जो है आपकी वो मौखिक इकाई है भाषा की। और भाषा की अगर सार्थक इकाई पूछे तो आपका सही जवाब होगा शब्द। सार्थक इकाई का मतलब उससे होता है जिसका एक निश्चित अर्थ हो। जैसे बोला राम, राम का अर्थ है, एक नाम है, तो ये होती है एक सार्थक इकाई। और सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या अक्षर, और मौखिक इकाई आपकी ध्वनि होती है। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इस वीडियो में इसमें है कि अक्षर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने यहाँ पर, एक स्वर में और व्यंजन और अयोगवाह में। अक्षर हमेशा ही, अक्षर जो होता है मूल रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक स्वर में और एक व्यंजन में। हम आपको अभी बताते हैं कि कैसे डिवाइड होता है। दोस्तों, समझना है, कंफ्यूजन दूर करना है। जैसे आपका का है, आप इस का को लिखोगे का हलंत आ। ये का आपका 2 वर्ण में टूटा, एक व्यंजन है और ये आपका स्वर है। अब देखो, ये का जिसके भी जिस वर्ण के नीचे हलंत ये निशान बनाई देगा, वो समझ लेना वो व्यंजन ही है। और ये आपका व्यंजन संधि में भी काम आएगा कि हलंत अगर लगा है तो वो व्यंजन संधि होगी। तो कोई भी जो अक्षर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक स्वर में और एक व्यंजन में। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों इसमें विभाजित हो। जैसे आपका आ है,
आपका भी तो एक अक्षर है, तो ये तो लेकिन आ में विभाजित है, ये भी है। समझ गई ना? स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन में विभाजित, तो व्यंजन स्वर या फिर व्यंजन व्यंजन में विभाजित हो जाता है। जैसे बस आपको बस इतना ही समझना है, अक्सर स्वर, व्यंजन और अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं। स्वर उनको बोलते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे हमने आ बोला, ये आपका स्वतंत्र है, इसमें किसी का मेल नहीं है, न ही आपको इसको मतलब इसको विभाजित कर सकते। व्यंजन उनको बोलते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब स्वर आप जानते हैं 11 होते हैं, आ से लेकर अंक तक, ठीक है? कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो इसमें आपको कहा है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसको व्यंजन बोलते हैं। जैसे आपका हम इसमें ले सकते हैं आ, और इसमें हम व्यंजन लेते हैं, जैसे का ले लिया आपने, का ही ले लिया। का में आपका देखो हमने देखा था कि का और आ है, स्वर है, उसकी सहायता से बोला गया का, ठीक है? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर वे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो स्वर होते और ना ही पूर्ण व्यंजन होते। अब उनको क्या कहेंगे हम? उनको हम कहते हैं अयोगवाह। जैसे अंग, अनुस्वार और अ विसर्ग, ये आपके क्या है? अयोगवाह है। 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और अ, ठीक है? यहां तक आपकी समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब हम पहला इसमें देखते हैं कि हम स्वर को ही कंप्लीट करते हैं कि स्वर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, जीवा के आधार पर, या ओष्ठाकृति के आधार पर, या मुख खुलने के आधार पर, वो सब इसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, स्वर आपके 11 होते हैं कि इस तरह से आपके अ तक 11 स्वर। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं 13 भी होगा लेकिन कोई मतलब नहीं, 11 ही स्वर होते हैं। लिखने के आधार पर कितने? 11 स्वर होते हैं। लेकिन अर्थ के आधार पर कितने स्वर होते हैं आपके? 10। क्योंकि इसमें री जो है आपका, उसको रे व्यंजन की भी ध्वनि देता है कभी कभी, इसलिए इसको स्वर पूर्ण स्वर नहीं माना जाता। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ऋतिक भी, अगर री से ऋतिक बनाएंगे तो भी सही है, और अगर रा से बनाते हैं तो भी सही है, ठीक है? तो इसमें आप समझ गए होंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए इनको भी समझ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इनको भी। कि हर्ष स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, ये याद रख लेना। कहीं एग्जाम में आपका लघु स्वर ना दे दे और आप हर्ष के चक्कर में रहो और फिर इसमें कंफ्यूजन, आपका सवाल गलत हो जाए, ठीक है? तो ये हर्ष स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। इसमें केवल एक मात्रा होती है, एक मात्रा। हर्ष और लघु स्वर में केवल एक मात्रा होती है। जैसे आप देख लीजिए, आपका आ है, ई है, उ है और री है, प्रत्येक में एक ही मात्रा है। आप इनको विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही एक मात्रा है, ठीक है? तो हर्ष और लघु स्वर कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम, दीर्घ गुरु या संधि स्वर। देखो आपको एग्जाम में दे सकता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, गुरु स्वर कितने होते हैं, संधि स्वर कितने होते हैं। तो आपको समझना है कि दीर्घ, गुरु और संधि सब एक ही है। और ये कितने होते हैं आपके? 7 होते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा औ और छोटी ए, आई, ओ, औ, ये कितने हो गए? 7। और इनमें 2 मात्राएं होती है। इनमें 2 मात्राएं इसलिए होती हैं क्योंकि ये 2 वर्ण से मिलकर बनते हैं। जैसे आपका आ है, आ आपका ए प्लस ए से मिलकर बना है ना, 2 वर्ण से, 2 वर्ण से मिलकर बना है। और प्रत्येक इसमें ऐसे ही बना है। जैसे आपका ई है, ई प्लस ई से मिलकर बना है, उ प्लस उ प्लस उ से बनकर बना है। आपका ए है तो ए प्लस ई से मिलकर बना है, और आई आपका ए प्लस ए से मिलकर बना है। यह आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और आपके दीर्घ, गुरु और संधि स्वर जो हैं, ये भी आपके 2 भाग में विभाजित है। कौन से भाग में? इनको एक मूल दीर्घ या सजातीय स्वर कहते हैं, दूसरा आपका संयुक्त स्वर। देखो संयुक्त व्यंजन भी होता है और संयुक्त स्वर भी होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो इन 7 को हमने भाग विभाजित किया 2 भागों में, एक मूल दीर्घ या सजातीय स्वर में, दूसरा संयुक्त स्वर में। मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर उसको कहते हैं, मूल दीर्घ का मतलब जो दीर्घ है, जैसे आ, ई और उ, ये आपके क्या है? मूल दीर्घ है। मूल दीर्घ का मतलब वे होता है
सजातीय का मतलब वे होता है, मूल दीर्घ सजातीय का अर्थ होता है जो समान जात वाले अक्षरों से मिलकर बने हैं। जैसे आपका आ है, तो आ है, हमने बताया था कि आ प्लस आ दोनों समान है। और इसी प्रकार ई अगर बनेगा तो ई भी आपका ई प्लस ई से ही बनेगा, दोनों समान है। ऊ आपका ऊ प्लस ऊ से बनेगा, तो दोनों समान है। तो इसलिए इनको सहजातीय स्वर कहते हैं, इस बात को याद रख लेना, मूल दीर्घ भी इसलिए कहते हैं। फिर आपका आगे आया इसमें, जैसे आपका पूछा गया कि इसमें संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो दो स्वरों से मिलकर बने होंगे उनको संयुक्त स्वर कहते हैं आपके। जैसे ए, ऐ और औ। अब आप कहोगे कि ये कैसे बने हैं, इनको भी समझाइए, तो ठीक है अभी समझा देते हैं इसको। कि जैसे आपका ए बनाना हमें, तो ए प्लस ई से मिलकर बनेगा, तो दो भिन्न भिन्न स्वर से मिलकर बना है। संयुक्त स्वर इसलिए बोलते हैं जो दो भिन्न भिन्न स्वर से मिलकर बना हो। जैसे आपका ए है वो ए प्लस ई से मिलकर बना है, ए, ठीक है। उसी प्रकार आपका आई बनेगा, ए प्लस ए से मिलकर बनेगा। और ओ बनेगा ए प्लस ऊ से मिलकर, और औ बनेगा ए प्लस ओ से मिलकर बनेगा। इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि संयुक्त स्वर चार होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी चार होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होता है जिसमें तीन मात्राएं होती हैं। अब तीन मात्राएं, जैसे इसको लंबा खींचा जाता है, जैसे हम राम को खींचते हैं कि राम, या फिर ओम, इसमें हमने खींचा, तो ये क्या हो आपका थोड़ा लंबा खींचा, इसको प्लुत स्वर कहते हैं। ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता, मैन आपके हर्ष लघु स्वर और दीर्घ स्वर, गुरु संधि स्वर, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, और हमने बता दिया कि कौन कौन से होते हैं, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। वो तो उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के थे, यहाँ जिह्वा के आधार पर भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिह्वा के तीन भाग होते हैं, एक अग्र आगे का और एक मध्य का और एक पिछला भाग होता है। तो अग्र स्वर कितने होते हैं आपके? चार होते हैं। अग्र स्वर उन स्वर को कहते हैं जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं। आप जैसे बोल सकते हैं ई, ई, ए, ये अगले भाग से जीभ के बोले जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अग्र स्वर। इनको याद करने की एक ट्रिक है, जैसे आप कह सकते हैं अग्रिय, इसको लिख सकते हैं अग्रिय, अग्रिय से याद रख सकते हैं। अग्रिय से कैसे याद कर सकते? ई, ए, अगर हो गया, ई, ए भी आ गया इसमें। अगर ये इसमें अगर स्वर ई, ए, तो अगर स्वर आपका याद हो गया इससे, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा मध्य स्वर, जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं। ये एक होता है, जैसे अब ये आपका मध्य भाग से बोले जाता है, तो इसलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं आ को, ये एक होता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं कि पश्च स्वर, ये आपके 6 होते हैं जो जिह्वा के पिछले भाग से बोले जाते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ। औ जो है आपका, मैं आपको बता दूं कि उत्पत्ति के आधार में ही केवल री शब्द का प्रयोग होता है। री आपका जो री वह आपका स्वर है, केवल उत्पत्ति के आधार में ही री स्वर का प्रयोग होगा। बाकी किसी भी जिह्वा के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, किसी में भी आपका री शब्द का प्रयोग नहीं होगा, री स्वर का यूज नहीं होगा। उसकी जगह आपका यूज होगा आपका औ का। औ ये बोलते हैं आपको आगत स्वर बोलते हैं, जो बाहर से ले जाते हैं उनको हम आगत स्वर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका डॉक्टर जो है, डॉक्टर में भी आपका ये लगा रहता है, ये बोलते हैं आपका आगत स्वर, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, केवल उत्पत्ति के आधार पर अगर स्वर पूछे जाए उसमें आपको रिकाउंट करना है री स्वर। बाकी किसी भी आधार पर अगर स्वर पूछे जाता है आपको रिकाउंट नहीं करना। री की जगह कौन काउंट होगा आपका? औ काउंट होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके। अब भी 11 है, देखो 6 और 4 10 और 1 11, अब भी 11 है क्योंकि हमने री की जगह औ रखा है, समझ गए। तो इसमें ये पश्च स्वर होते हैं आपके 6, जो पिछले भाग से बोले जाता है। ये औ आपका आगत स्वर है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है आपके कि मुंह खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। मुंह खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, विवर्त स्वर और अर्धविवर्त स्वर, ठीक है। अब संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त स्वर। संवर्त स्वर
उन स्वरों को कहते हैं जिसमें मुख बंद रहता है। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? ई ई, उ ऊ। अब इनको कैसे याद रखें? अब इसको ऐसे याद रखते हैं, सुई के नाम से याद रख सकते हैं। सुई, आप एक सुई शब्द लिखिए और इसको याद कर सकते हैं सुई से। सुई का मतलब उ उ ई ई, तो सुई, उ उ ई ई, सुई, समर्थ सुई। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। अर्ध संवत स्वर वे होते हैं जिसमें बहुत थोड़ा खुलता है मुख आपका। मुख आपका बहुत थोड़ा खुलता है। ये आपके 2 होते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ओए ओए। अर्ध संवत को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ओए। अर्ध संवत नाम आते ही आपके याद होते, ओए अर्ध संवत के बारे में मत बोलना भाई, ओए अर्ध संवत के बारे में मत बोलना। तो ओ और ए ये आपका किस में आ गया? अर्ध संवत में। इस तरह से आपको याद कर लेना है। विवर्त स्वर, जैसे आपका वहां मध्य स्वर अ था, इसी तरह से विवर्त स्वर आपका अ है। इसमें पूरा मुख खुलता, देखिए आ, पूरा मुख खुला। आप इसको अब प्रैक्टिकल में भी आप इसको अगर करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो विवर्त स्वर के बारे में आप समझ गए होंगे। अ है आपका, केवल एक होता है। ठीक। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि अर्धविवर्त स्वर की, अर्धविवर्त स्वर होते हैं 4, जिसमें अर्धविवर्त का मतलब आधा मुख खुलना, आधा मुख खुलता है। विवर्त का मतलब पूरा मुख खुलता है। और जब अर्धविवर्त बन गया तो अर्ध का मतलब आधा मुख खुलेगा। तो आधा मुख खुलेगा किसमें? अ, ए, ओ और औ में। देखो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि अब भी काउंट कर लीजिए, स्वर 11 ही है, केवल 11 ही स्वर का खेल है। स्वर में केवल 11 ही तो है, उससे ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकते। तो इन्हीं का ही तो खेल है। देखो 4 और 1 5 और 2 7 और 4 11, बस इन्हीं पे ही आपकी पूरी वरमाला टिकी है। आगे देखते हैं, जहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आपके व्रतमुखी और एक होता है आवृतमुखी। ये सबसे आसान है आपका। व्रतमुखी उन्हें कहते हैं जब आपके होठ बस केवल 11 स्वर हैं, और 11 स्वर में आप देख लीजिए कि कौन कौन से स्वर को बोलने पर आपका मुख, आपके जो होठ है वो व्रत बनाते हैं, तो वे आपके व्रतमुखी हैं। भाई 11 ही तो हैं, आपको ज्यादा नहीं देखना, केवल 11 है। आप 11 को उनको बोलकर देखिए और देखिए कि किस में आपका मुख व्रत बनाता है। अगर आपके होठ जिसमें व्रत बनाते हैं तो वो व्रतमुखी, और जिसमें नहीं बना पाते वो आवृतमुखी है। जैसे उ ऊ ओ ओ औ, आप देखा, आप खुद से बोल कर कीजिए, इसमें आपका मुख जो होठ है वो आपके व्रत बना रहे हैं। और जब ये व्रत बनाएंगे तो ये व्रतमुखी, और जो व्रत नहीं बनाएंगे जिसमें, वो आपका आवृतमुखी होता है। ये सबसे आसान है, आप समझ सकते हैं। केवल 11 ही तो है, बस उनको समझ लीजिए। नेक्स्ट आ गई। अब आपके यहां तक स्वर आपकी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। मैं वादा करता हूं कोई एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। बस ध्यान से पढ़ लीजिए, वर्णमाला का एक क्वेश्चन भी आप चाहे कितने भी प्रैक्टिस सेट क्यों ना लगा लो, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। आगे देखिए। अब हम देखते हैं अपने, हमारा आ गया है चैप्टर व्यंजन का। हमारा आ गया व्यंजन। अब व्यंजन आप जानते हैं, वे व्यंजन किन्हें कहते हैं जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अभी हमने समझाया भी था कि जैसे का के उदाहरण से हमने आपको बताया कि का को हम का हलंत आ में तोड़ते हैं, तो आपका ये स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, तो व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होता है आपके 33। कितने? 33 व्यंजन होते हैं। तो अभी हम आपको कुछ समझा रहे हैं। ये देखिए, आपसे एग्जाम में जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन आपके होते हैं कितने? 25, 25। अब कैसे? एक तो होता है आपका क वर्ग में 5, च वर्ग में भी 5 और ट वर्ग में भी 5, त वर्ग में भी 5 और प वर्ग में भी 5। तो इन देखो 1 2 3 4 5, और इन 5 के गुना आप 5 में कर लीजिए, ये भी तो 5 ही है, तो 25 हो गया। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके? 25। और ये सब जो है आपके, ये सब आपके स्पर्श व्यंजन ही हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे कंठ व्यंजन कौन से होते हैं। अब इन स्पर्श व्यंजन में हमें देखना, हम सभी व्यंजन में हमें देखना कि इसमें कि कौन से कंठ व्यंजन है और कौन से तालव्य व्यंजन है, कौन से मूर्धन्य है, कौन से दंत और कौन से ओष्ठ व्यंजन है। तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक इसी वीडियो में बताएंगे
कि आप अगर उसको 2-3 बार बस रिवीजन कर लिया ना, तो आपके ये स्पर्श व्यंजन और कंठ, तालव्य, मूर्धन्य ये सब खेल खत्म, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में जाइए और तुरंत चुटकी में निशान लगा कर आ जाइए। सबसे पहले आप देखिए, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक बताते हैं। कंठ व्यंजन उनको बोलते हैं जो आपके कंठ से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये आपके क्या है, ये कंठ ये तो है। फिर तालव्य उनको बोले जाते हैं, जैसे आप देखो देखो च, जिसमें जीभ जो आपकी तालू को टच करती है, तालू को, जैसे च, छ, ज, झ, ञ, जीभ को। मूर्धन्य, मूर्धन्य में जैसे र, आपकी जीभ जो आगे टच करे मुख के अगले भाग को, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अन। ठीक है। दंत, दंत में आपकी जीभ जो है दांतों को टच करेगी, जैसे त, थ, द, ध और न, टच हुआ। इसको आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन जैसे प, फ, ब, जिसमें ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब आप समझ सकते हैं, होठ का यूज होगा, बिना होठ के वे बोले ही नहीं जा सकते आपके, जैसे प, फ, ब, भ, म। ये आपके हो गए स्पर्श व्यंजन 25। और हमने बता भी दिया कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ्य कौन से होते हैं। अब देखिए कि जो ये जो लास्ट के प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट का जो आपका व्यंजन है, जो लास्ट का अक्षर है आपका, जैसे इंग, इय, अण, न और मैं, इनको हम नासिक्य व्यंजन भी बोलते हैं, या इनको हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं। पंचमाक्षर का मतलब 5वां अक्षर, या फिर नासिक्य व्यंजन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नासिक्य व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताओगे नासिक्य व्यंजन 5 होते हैं, जिसको नाक से बोला जाता है, वो आपके नासिक्य व्यंजन होते हैं। आप इसमें समझ गए होंगे। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं कि कंठ्य वर्ण, जो कंठ्य होता है आपका, कंठ्य वर्ग या कंठ्य वर्ण में आपका और भी आते हैं, जब कुछ स्वर भी होते हैं आपके, कभी कभी पूछ ले जाता है कि आ कौन से व्यंजन में है, कौन से वर्ण वर्ग में आएगा, कंठ वर्ग में, तालव्य वर्ग में, कौन से वर्ग में आएगा। तो जो आपका आ और है, ये भी आपका कंठ वर्ग में आता है आपका। किस वर्ग में, कंठ वर्ण होता है ये भी आपका। और तालव्य में आपका ई, य और से, ये आपके तालव्य वर्ण में आते हैं। मूर्धन्य में आपका होता है री, र और श, ये आपके मूर्धन्य में आते हैं। दंत्य में आपके होते हैं ल और स, दंत्य में। और उ और औ, ये आपके ओष्ठ में आते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके 11 स्वर भी हम यहाँ पर कवर करना चाहते हैं, कि आपके स्वर का भी पता चले। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा कि बताइए कि ई कौन से वर्ग का है, तो आप कैसे बताओगे भाई, ई कैसे बताओगे, ये बड़ी है। ई आप बता सकते हो कि ये तालव्य में है। किसमें, तालव्य में है। आपसे पूछ ले कि यह कौन से वर्ण में है, तो आप बता सकते हैं तालव्य में है। आपसे पूछ ले कि बताइए ऊ किस वर्ग में आता है, तो ओष्ठ्य वर्ग में आता है। किस वर्ग में, ओष्ठ्य वर्ग में आता है आपका। तो आप तुरंत बता सकते हैं। अब देखते हैं ट्रिक, जिससे आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो बस आपको याद रखना पड़ेगा, ये मेरी खुद की बनाई ट्रिक है, आप समझ सकते हैं आसानी से। देखिए इसमें लिखिए आप कंक, सबसे पहले लिखिए कंक ताचो, समझ लेना आपको। कंक ताचो मूठ, मूठ दाता, कंक ताचो मूठ दाता ओप। कंक ताचो मूठ दाता ओप। अब आप हमको बताएंगे इसका कैसे समझेंगे, हम बताते हैं। का से आपका कंग है ना, तो कंठ हो गया, और कंठ में आपका कै वर्ग से स्टार्ट होगा। कै वर्ग, कंठ में कै, समझ गए ना, कंठ में कै वर्ग। पहला जो होगा ये आपका बताएगा कि ये कंठ है, तालव्य है। और दूसरा जो अक्षर होगा वो आपका बताएगा कि ये किस वर्ग में है। तो आपको वहीं से स्टार्ट कर देना। आपका ये कंफ्यूजन जो आपका एक कचटतप तरीका है, उससे तो केवल आपका ये बताता कचटतप से कंठ आपका च वर्ग ट, ये इस तरह से याद रखते हैं, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप जो हम बताएंगे ये ऐसा तरीका, आप इससे ये भी याद रख सकते हैं कि किस वर्ग में और किससे स्टार्ट होगा, ये भी जान सकते हैं। भाई देखो हमें 5 तक ही काउंट करना है बस, आप जानते हैं 5 तक ही काउंट करना है। जिससे भी स्टार्ट होगा, जिस भी 1 से स्टार्ट होगा 5 तक काउंट करना है। तो देखो कंक
कंक में होगा कंठ और क से स्टार्ट है, तो क से केवल 5 करना, क ख ग घ ङ। आपके हो गए 5। फिर आपका ताचो का मतलब ता होगा आपका तालव्य, ता से होगा तालव्य, चो का मतलब होगा आपका चा वर्ग, तो तालव्य और चा वर्ग, चा वर्ग यानी चा से स्टार्ट, च छ ज झ, यहाँ 5 तक काउंट करना है। आगे देखिए आपका, आगे आपका मूर्धन्य, मूर्धन्य में आपका ट से स्टार्ट होगा, तो ट ठ ड ढ ण, 5 तक चलिए। फिर आप देखिए आपका दाता, दाता से आपका द में आपका दंत और ता से होगा ता से स्टार्ट करना है, तो त थ द ध न, इतना समझ लीजिए। फिर आएगा आपका ओप, ओ से ओष्ठ और प से पा से पा वर्ण से स्टार्ट करना, जैसे ओष्ठ में पा से प फ ब भ म। तो इस ट्रिक से आप दोनों चीजों को एक साथ याद रख सकते हैं और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि किस से स्टार्ट करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, बस इतना समझ लिया, आपका कोई भी स्पर्श व्यंजन तो आप भूल जाइए कि गलत कर पाओगे, कभी गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आपके देखते हैं, अब आपके कुछ होते हैं कंठ तालव्य व्यंजन भी होते हैं और कुछ होते हैं कंठ ओष्ठ। अब हमने तालव्य में तो हमने बताया था कि आपका तालव्य में जैसे आपका ई था और ई था, लेकिन कंठ और तालु से जो मिलकर बनते हैं, जो दोनों से मिलकर बनते हैं, वो होता है आपका ए और आई। ए आई जो होता है आपका, वो दोनों से, कंठ से भी और तालु से भी, दोनों से मिलकर बनते हैं। फिर हम कंठ ओष्ठ देखते हैं। ओष्ठ में हमने ऊ ऊ देखा था, ओष्ठ में हमने देखा था ऊ और ऊ, लेकिन कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बनता है, वो आपका कौन सा होगा, ये ओ औ, ओ और औ। तो कंठ तालव्य आपका ए आई और कंठ ओष्ठ आपके ओ औ है। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ व्यंजन होता है आपके संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन भी होते हैं कुछ। संयुक्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जो दो दो वर्ण से मिलकर बनते होते हैं। अब कैसे दो व्यंजन से मिलकर बनेंगे ना, कैसे, जैसे आपका अक्षय है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अक्षय बनता है आपका, अक्ष को हम तोड़ सकते हैं क और स में, क हलंत और फिर जमा सा, षटकोण वाले में, इसको अक्षय को तोड़ सकते हैं। फिर त्रय को त हलंत र में, और अज्ञ को ज प्लस इया में, श्रेय को हम श हलंत रे में तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन आपको पूछ भी लिया जाता है। तो इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, इसमें आपको एक चीज और भी याद रखनी है। जैसे मैं ये कहूं कि आपका जैसे क ख अक्षय, और इसमें पूछ ले जाता है इनका अगर विच्छेद करना हो तो कि कौन सा वर्ण पहले आएगा, इसमें तो इससे क्या आएगा, अक्षय वाले अगर आपका कभी भी विच्छेद करना हो तो इसमें क सबसे पहले आता है। अक्षय जो है, अक्षय से पहले आपका क आएगा, और त्र से पहले आपका ता, और जैसे जैसे पहले आपका ज, अज्ञानी से, और श्र से पहले सा आता है। ठीक है, तो आप संयुक्त व्यंजन समझ लीजिए, 4 होते हैं, ये बता दिया है किस किस तरह से बनते हैं, और ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। ये भी आपके 4 होते हैं, जैसे य र ल व। अब आप पूछे कि अंतस्थ को एक आसान से भाषा में कि यार लव कर ले, यार लव कर ले, इस तरह से आप यार लव कर ले। देखो ये तरीके हैं, थोड़ा आपको अजीब लगा होगा, लेकिन इसको याद करने का एक साथ कि यार लव कर ले, तो यार ल व अंतस्थ व्यंजन हो गए आपके। ठीक है, और ये अंतस्थ व्यंजन तो है, लेकिन इन्हें भी कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे आपका या और व जो है, ये आपका अर्ध स्वर है। अब अर्ध स्वर का मतलब होता है आधा स्वर। अब कैसे, जैसे कोवा और कोवा। वा जो है ये आ की ध्वनि देता है, कौवा, आ भी लगन, आ की ध्वनि देता है कभी कभी, तो ये अर्ध स्वर इसलिए बोला जाता है, जैसे कोवा और कोवा। और या हमने किस लिए बताया कि जैसे महिलाएं, ए आ गया, और महिलाएं यह भी आ गया। देखो या भी आ गया और ए भी आ गया, महिलाएं ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसलिए या और वह को अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई भेद नहीं कर पाते ज्यादातर। ठीक है, फिर आपका र जो होता है, इसको आप बोलते हैं लुंठित, लुंठित व्यंजन बोलते हैं र को। और आपका जो यू ल है आपका, इसको बोलते हैं पार्श्व व्यंजन।
इस बात का याद रखना, कभी कभी समझ लेते हैं आप कि ला को ही आप लुंठित कह देते हैं कि भाई ला है तो ला से लुंठित नहीं। यही तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी है कि ला से आपका पार्श्व व्यंजन है और आपका रा से आपका लुंठित है। समझ गए? ठीक है, आगे देखते हैं। चार आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं, संघर्षी व्यंजन उन्हें कहते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती हो। स स स ह, ऊष्मा बाहर निकलती है तो ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, ये होता है कितने आपके? चार। नेक्स्ट आपका कि उत्सिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये द्विगुणी व्यंजन। पूर्णतः हिंदी में विकसित व्यंजन जो होते हैं उनको हम उत्सिप्त व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ ले जाएगा कि उत्सिप्त और या द्विगुणी व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये आपके ड दो होते हैं, कि तो ड और ढ। जैसे मेंढक में नीचे ये ट वर्ग में आते हैं। हमेशा याद रख लेना कि उत्सिप्त व्यंजन जो है वो किस वर्ग में आएंगे? वो भी आपके ट वर्ग में आएंगे। जैसे ड के बाद आएगा ये ड और ढ के बाद आएगा ढ। समझ लेना इतना, ड के बाद ढ ड और ढ के बाद में ढ, ये आएगा। ये भी आपके मूर्धन्य में आएंगे। ड ढ आपके मूर्धन्य में थे तो ये भी मूर्धन्य में आएंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं आपको। ये दोनों क्या है? आपके उत्सिप्त व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि व्यंजनों को भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। किस आधार पर बांटा गया वो भी अभी हम बताएंगे कि व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। एक आता बांटा आपके घोष के आधार पर, कंपन के आधार पर, और दूसरा प्राणत्व के आधार पर, अर्थात प्राणवायु जब हवा बाहर आती है तो उसके आधार पर। तो दो भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है आपका, आपको ऐसा समझा देंगे कि कभी गलती नहीं कर पाओगे। कैसे? अब इस देखिए पहले, घोष के आधार पर दो भागों में बांटा है, जैसे अघोष और सघोष। और प्राण के आधार पर भी दो भागों में बांटा है, जैसे अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम आपको एक तरीका बताते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये सब तो होए, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं पहले। उस तरीके को आप ध्यान में रखिए और ये सब आपके आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बताएंगे कैसे। एक शब्द लिखिए आप, केवल मासा। मासा, यह इसकी एक ट्रिक है। आप मासा लिखिए और जैसे मैं आपको समझाऊं बस समझते रहिए। आपका मां से बन गया आपका महाप्राण। मां से क्या बना? आपका महाप्राण। समझ लीजिए। और आपका आ से बन गया आपका अघोष। महाप्राण और अघोष। अब हम आप कहेंगे कि आप ये सब हमें किस लिए समझा रहे हैं, इनका मतलब क्या है, वो भी बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए, समझ लीजिए, इन सबको ध्यान से देखिए और समझ लीजिए हम क्यों समझाना चाह रहे हैं आपको ये सब। महाप्राण और अघोष, और सा का मतलब होता है सघोष और अल्प प्राण। अब सबसे बड़ी चीज देखिए, ये मां है और यह सा। जब मां है तो सिंपल सी बात है, ये महाप्राण और अघोष है। इसमें महाप्राण और अघोष के जो व्यंजन, जो वर्ण है आपके, वो सेम होते हैं। जैसे कैसे? अब बताते हैं। महाप्राण में आपका देखो क्या आता है? स स ह, बिल्कुल सही। और आपका अल्प प्राण में भी आता है, आपका अघोष में भी आता है आपका स स स। लेकिन हा का अंतर है। अब कैसे समझोगे भाई? महाप्राण है आपका सा सा, महाप्राण का जो जहां महान हो गया, जहां शब्द महान जुड़ जाता है तो वहां पर है तो जरूर आएगा भाई, महान है। सिंपल सी बात है। तो है इसमें महाप्राण में आपका है आएगा और अघोष में आपका है नहीं आएगा, बाकी ये सब आएंगे। और अघोष किसे कहते हैं? अघोष किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो होता है आपका अघोष। जैसे आपका क और ख, क्या है? क और ख, आपका क और ख अघोष है। और बाद के तीन कौन से होंगे आपके? 3 4 5 ग घ अंग, ये आपके सघोष हो गए। तो वर्ग के पहले दो अक्षर किसी भी वर्ग के, 5 वर्ग है ना, क च ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसके जो पहले दो अक्षर होते हैं वो आपके होते हैं अघोष, और बाद के 3 अक्षर जो होते हैं आपके ये होते हैं सघोष। अब अल्प प्राण में कैसे? पहला, तीसरा और पांचवा ये होता है आपका अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा होता है आपका महाप्राण। इनकी हमने संख्या भी लिखी है। अघोष 13 होते हैं, सघोष 31, अल्प प्राण 30 और महाप्राण 14 होते हैं। अब इनका पूरी चीजों को हम निचोड़ बताना चाहते हैं, आप बस ध्यान से देखिए। अब हम अपनी ही ट्रिक पर चलते हैं, मासा वाली ट्रिक पर। सबसे पहले हम देखते हैं
कि माँ से महाप्राण आपको याद रखना है और अ से याद रखना है आपको अघोष, सा से आपको याद रखना है सघोष और आ से रखना है आपका अल्प प्राण। अक्सर भी याद हो जाएंगे कि किस में कितने हैं। अब जैसे महाप्राण में आपको याद रखना है कि 14 है, तो प्राण से महाप्राण से बाद में अघोष तो एक कम, कितना 13। जैसे सघोष में आपके कितने हैं 31, तो अल्प प्राण में कितने हो जाएंगे आपके 30, एक कम। इन दोनों को विच्छेद करना है आपको, अलग अलग समझना है, ठीक है। माँ अलग और सा अलग, इसमें 31 थी, इसमें 14 और 13, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्वर किस में आएंगे, भाई स्वर भी तो हैं, स्वर किस में आएंगे, अल्पप्राण महाप्राण किस में आएंगे, तो हम बताएंगे सा से स्वर भी बनता है, तो स्वर इसी में ही आएंगे, किसमें, सघोष और अल्पप्राण में। आप देख लीजिए सघोष और अल्पप्राण में स्वर हैं, सघोष और अल्पप्राण में स्वर हैं, है नहीं, तो इस टाइप का ये भी क्लियर होगा कि स्वर भी इसमें आएंगे, सघोष और अल्पप्राण में स्वर आएंगे, ठीक है। और सघोष और अल्पप्राण में कौन सा यूज होता है आपका, या र ल व, या र ल व, और इसमें इसमें तो आपका से है प्रयोग होगा, और इसमें होगा आपका या र ल व, और जो पहला अक्षर होगा उसमें है लगेगा, जैसे सघोष में है और इसमें महाप्राण में है था। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, समझ गए। बस यही तरीका है और आसानी से आप लोगों को सब कुछ, तीनों की चीजों कवर इसमें हो चुकी है आपकी यहीं पर कंप्लीट। तो हम आपको बस इतना ही समझाना चाह रहे थे, क्योंकि ये हमें मोस्ट इंपोर्टेंट लगा आपका, तो इसलिए हमने इसको सोचा कि हम इसको आपको समझाइए। मासा आपको याद रखना है, ये आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आपका महाप्राण हो गया, ये आपका अघोष हो गया, ये आपका सघोष हो गया, तो ये आपका अल्पप्राण हो गया। इसमें आपका क्या होगा, इसमें स्वर भी आएंगे, किस किस में, लास्ट वाले में। तो लास्ट वाले में कौन से दो हैं, इसमें सघोष है और अल्पप्राण है, तो सघोष अल्पप्राण में स्वर आएंगे, ये आप याद रखते हैं। स्वर आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। दूसरी बात, पहला जो अक्षर है उसमें है आएगा, इसमें दूसरे वाले में सा वाले में या र ल व आते हैं, और इस वाले में आपके स हा आते हैं, स है आते हैं, ठीक है। और इसकी संख्या 31 है, इसकी 30, एक कम। इसकी संख्या कितनी है 14 है, तो इसकी एक कम 13। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण सब आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब हम देख लेते हैं ऊपर भी कि किस किस को बोलते हैं, तो थोड़ा हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। यहाँ पर आप समझा देते हैं कि इसमें पहला और दूसरा, ये पहले दो जो आपके हैं, ये आपके होंगे अघोष, और बाद के 3 आपके क्या होंगे, ये आपके होंगे सघोष, ठीक है। पहले 2 अघोष और बाद के 3 सघोष। अब अल्पप्राण होगा आपका कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा। पर पहला वर्ग में ये पूरा, तीसरे में ये पूरा, पांचवे में ये कंप्लीट, पंचमा अक्षर। तो ये आपका अल्पप्राण और महाप्राण कौन सा होगा, आपका दूसरा और चौथा, ये आपका महाप्राण होगा। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है। बस इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, और मैं वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा लीजिए, कहीं के भी, यूपीएससी तक का किसी भी लेवल का आप प्रैक्टिस सेट उठाइए। अगर आपका वर्णमाला से कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझे कमेंट में बताना कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा आपका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा हो सके, मेरे भाइयों बहनों को सभी को इसका पूरा फायदा मिले। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। मुझे लगा था कि मुझे ये बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक मैराथन है एक तरह से वर्णमाला की, कि आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं, और आप इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।